ध्यान से देखिए, पावर, पावर इक्वल्स टू होता है हाफ रो एम्पलीट्यूड, तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस। तो फर्स्ट के लिए S1 एंड स्पीड V1, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में ही इंसिडेंट वेव है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड के लिए इसको आप रो 1 बोले, रो 2 ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड होगा, इसलिए क्रॉस सेक्शन S1 और स्पीड V1। उसी में रिफ्लेक्टेड होगा, इसलिए ट्रांसमिटेड के लिए रो 2 एम्पलीट्यूड ए ट्रांसमिटेड हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि म्यू इक्वल्स टू रो एस, इट इज डेंसिटी, एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इससे लीनियर मास डेंसिटी बन जाती है। तो इसको गायब करके हम इस इक्वेशन को 1/2 सब में से हटा देंगे। हम बोल सकते हैं μ1 ए इंसिडेंट ओमेगा स्क्वायर सब में से हट जाएगा, V1 इक्वल्स टू μ1 ए आर स्क्वायर V1 μ2 ए टी स्क्वायर V2। हमको यह भी पता है कि V1 इक्वल्स टू √T अपॉन μ1 या μ1 इक्वल्स टू T अपॉन V स्क्वायर। μ1 की वैल्यू T अपॉन V स्क्वायर रख सकते हैं। अगर यहां T अपॉन V1 स्क्वायर, यहां भी T अपॉन V1 स्क्वायर, यहां T अपॉन V2 स्क्वायर रखेंगे, तो आपको फाइनल मिल जाएगा T T T कैंसल, ए आई स्क्वायर अपॉन V1 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर अपॉन V1 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन V2। और इस इक्वेशन को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं, आप इसे पहले नोट कर लें, चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को
ये V1 दोनों के नीचे है, या इसकी वैल्यू, बिकॉज हमको पता है इक्वेशन 1 से E रिफ्लेक्टेड प्लस A इंसिडेंट प्लस A रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टू A ट्रांसमिटेड। तो यहां इसको हम जब A ट्रांसमिटेड लिखेंगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा और आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी और पहली इक्वेशन आपके सामने ये है ही, A इंसिडेंट प्लस A रिफ्लेक्टेड बराबर 80। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो 2AI इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अपॉन V2 80 आपको मिल जाएगा। इससे फाइनल आंसर आपको मिलेगा ट्रांसमिटेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड, और वो होगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 it is the amplitude of transmitted wave. It is the amplitude of transmitted wave. ठीक इसी तरह से किसी भी एक इक्वेशन में यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा AI प्लस AR इक्वल्स टू 80। इसमें रखते हैं 2V2 V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 AI। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आपके सामने ये है और इसे आपको याद रखना है।
अब ध्यान से इन दो इक्वेशंस को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। हमको ये पता है कि जब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, इसमें स्पीड है v1, इसमें v2, तो इस केस में v2 इज लेस देन v1, तो AR का साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर हमको पता है इन सच केस v2 is less than v1, so पहली बात AR is नेगेटिव, इसका मतलब फेज डिफरेंस ऑफ पाई। दूसरा, AR इज लेस देन AI, AR इज लेस देन AI, यानी रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वह इंसिडेंट वेव से कम होता है। ये दो कंक्लूजन यहां से हमें याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहां लिखेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, हम ये दो कंक्लूजन उससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से ही जब डेंसर मीडियम से इंसिडेंट वेव आती है और रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होगा? इस केस में ये V1, ये V2, V2 बड़ा होगा V1 से, तो हम बोलेंगे फर्स्ट कंक्लूजन AR इज पॉजिटिव, क्योंकि V2 बड़ा है V1 से, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी, जो वापस आएगी, उसका एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, मतलब जैसे जा रही है वैसे ही वापस आएगी, नो फेज चेंज। दूसरा, हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1 इज लेस देन V2 प्लस V1, सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज लेस देन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव से हमेशा, चाहे डेंसर से रेयर में जा रही हो वेव या फिर रेयर से डेंसर में आ रही हो, हमेशा रिफ्लेक्शन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड मस्ट बी डिक्रीज इन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी तो एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है और कभी ट्रांसमिशन की वजह से होता है। 100% रिफ्लेक्टिंग, ये तो समझने वाली बात है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है कि 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए तो इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी वो तो सेम रहेगी, वहां अलग केस बन जाएगा। ये आपको समझना है। हर चीज अपन यहां समझ रहे हैं, एग्जाम में क्या पूछा है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझना है। अब सेकंड इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम इसके रिजल्ट पर
इस टाइप के मीडियम के लिए रिफ्लेक्टेड वेव बना लेते हैं और ट्रांसमिटेड वेव बना लेते हैं। सेम फेस में रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड होगी। और अगर बात करेंगे तो इक्वेशंस भी हम बना सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखें, बहुत सेकेंड इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। रेयर से जब डेंजर में हम जाते हैं तो उस केस में कोई पल्स इस तरह से रेयर से डेंजर में जा रही है, तो हमको पता है कि V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। तो पहली चीज तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, V2 प्लस V2 से बड़ा होगा V1 प्लस V2, क्योंकि V1 बड़ा है V2 से, इसलिए amplitude of transmitted wave is less than amplitude of incident wave। जब रेयर से डेंजर में जा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको समझाया था, उसमें एब्जॉर्प्शन भी कंसीडर किया गया था और उस केस में जो एब्जॉर्ब पावर है उसको कंसीडर करके हमने ये बोला था कि हमेशा डिक्रीज होगा। यहां कोई एब्जॉर्प्शन वाली बात नहीं हो रही है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो एक डिफरेंट केस है। सेकेंड केस देखें, जब डेंजर मीडियम से कोई पल्स रेयर मीडियम के अंदर आती है तो इस केस में V2 बड़ा होगा V1 से। ये पॉजिटिव, और जब V2 V1 से बड़ा होगा तो amplitude of transmitted wave is large than incident wave। एब्जॉर्प्शन को यहां पर निग्लिजिबल माना गया है। एब्जॉर्प्शन एट द इंटरफेस आर निग्लिजिबल। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि द एब्जॉर्प्शन आर निग्लिजिबल, तो उस समय आप इस तरह से कंसीडर करेंगे। यहां पर ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है जब डेंजर से रेयर में जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इंसिडेंट वेव से ज्यादा होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी वेव्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी वेव्स। नेक्स्ट क्लास में जो आज ये फॉर्मूले डराइव करे हैं अपन ने, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन स्टेशनरी वेव्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस का जो केस था
उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन थी कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग सेम एम्पलीट्यूड की कोई बात नहीं थी वहां पर। ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस के टाइम पर एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड सेम हो ना हो। लेकिन अच्छा इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम आप मैक्सिमा और मिनिमा के जो स्थान है उनमें अंतर तो कर पाओ। अंतर कैसे कर पाओ? कि जहां पर मैक्सिमा होगा वहां एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2, और जहां मिनिमा होगा वहां एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2। अब मान लो A1 है 100 और A2 है 1, तो 100 प्लस 1 100 माइनस 1। कोई अपन अगर लाइट के इंटरफेरेंस की बात करें तो कोई अपना वो जो होता है ना बाज, चील, है ना, तो उसकी आंखें जो होती है वो दूर से देख लेता है अपने शिकार को। वैसा तो अपना है नहीं है कि एकदम डाटा जाता है दिमाग में कि ये 9.8 है, ये 4.5 है। हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न A1 A2 बराबर हो या अप्रोक्सीमेट बराबर हो। अप्रोक्सीमेट बराबर होंगे, एक होगा 100 और दूसरा होगा 90, तो मैक्सिमा पर 100 प्लस 90 और मिनिमा पे आपको मिलेगा 10। तो आप अलग पहचान जाओगे ये मैक्सिमा और ये मिनिमा है। जहां पर आवाज खूब तेज सुनाई पड़ेगी आप समझ जाओगे इट इज मैक्सिमा। जहां आवाज बहुत धीमी सुनाई पड़ेगी या सुनाई नहीं पड़ेगी वहां समझ जाओगे मिनिमा। लेकिन इंटरफेरेंस तो जब ये केस है तब भी हो जाएगा। इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छे इंटरफेरेंस फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, उसके लिए जरूर रिक्वायरमेंट है कि दोनों का सेम हो तो अच्छी बात है, या अप्रोक्सीमेट सेम हो। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेशनरी वेव के बारे में। स्टेशनरी वेव्स के लिए जो कंडीशन चाहिए उसे ध्यान से देखें। When two waves of same frequency same amplitude, लिखना नहीं है, समझोगे पहले। When two waves of same frequency and same amplitude propagating in just opposite डायरेक्शंस, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली दो वेव्स जब आपस में इनका सुपरपोजिशन होता है तो इनके सुपरपोजिशन की वजह से ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करती। अगर ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, बिल्कुल एक जैसी है और इनका सुपरपोजिशन हो रहा है, तो इनके सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स बनेंगी जो कि एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं कर पाती। उनकी एनर्जी जो रीजन ऑफ सुपरपोजिशन है, मान लो यहां से और यहां तक की बाउंड्री के बीच में दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो इतने पूरे एरिया में एनर्जी हमेशा के लिए बंद होकर, पैक होकर रह जाती है। ना तो इस वेव की एनर्जी आगे जा पाती है और ना ही इस वेव की एनर्जी आगे आ पाती है। जो भी होगा पूरी एनर्जी हमेशा के लिए यहां और यहां इस बीच में बंद कर रह जाती है। वैसे जब आप एक पल्स छोड़ते हो, आपने एक पल्स छोड़ा यूं, तो ये पल्स v स्पीड से थोड़ी देर बाद यहां रहेगी, थोड़ी देर बाद यहां रहेगी, ऐसे आगे बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन अगर ठीक ऐसी पल्स बिल्कुल ऐसी यहां से आ रही होगी तो, और कंटिन्यूअस वेव है, ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, यानी कि अगर ऐसे पल्स की पूरी एक सीरीज यहां से और ऐसे पल्स की पूरी एक सीरीज यहां से आ रही होगी तो उनके सुपरपोजिशन से इस तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी कि ना तो इस वाली वेव की एनर्जी इस पार हो पाएगी और ना ही इस वाली वेव की एनर्जी इस पार हो पाएगी। नॉर्मली क्या होता है, एक पल्स आई, दूसरी पल्स आई, सुपर इंपोज हुआ और आर पार निकल गई, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इन वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, क्योंकि इनकी एनर्जी स्टेशनरी हो जाती है और वो प्रोपेगेट नहीं हो पाती। तो डेफिनेशन लिखें इसकी। When two waves of same frequency, when two waves
of same frequency and same amplitude propagating in just opposite direction. On the same line. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहां से निकल गई और एक नीचे से निकल गई. On the same line. Due to superposition of such type waves, stationary waves are produced. Due to superposition of such type waves, stationary waves are produced. Stationary waves are non-progressive waves. Stationary waves are non-progressive waves and they cannot transmit energy. They cannot transmit energy in medium. मीडियम के अंदर वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर पाती. मान लीजिए फर्स्ट वेव है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी वेव है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. क्योंकि स्टेशनरी वेव्स के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. यह अपोजिट डायरेक्शन है. जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बनेगी y1 प्लस y2. a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. इन इक्वेशन को ऐड करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो होता है साइन ए प्लस साइन बी वो लगाएंगे इसमें. इसे नोट कर लें. तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2a बिकॉज a कॉमन आ जाएगा. साइन a प्लस b बाई 2 इट इज जस्ट लाइक a, इट इज जस्ट लाइक b. इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. और ध्यान से आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि ये जो फंक्शन है ये ax प्लस माइनस बीटी की तरह नहीं है। तो जो फंक्शन इस तरह से नहीं होता है वो वेव्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये जो वेव है, दो वेव्स का रिजल्ट है, तो एक वेव ही होगी, लेकिन ये नॉन प्रोग्रेसिव वेव है क्योंकि इसकी इक्वेशन इस तरह की नहीं है। इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव वेव। जब इस इक्वेशन को हम एनालाइज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि व्हाई सच वेव इज नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। ब्रेक के बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।